हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, डी ब्रॉगली समीकरण, जो कि एनुअल एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्लास 12 फिजिक्स के लिए। ये जो टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स में तो है ही, साथ में 11th क्लास के केमिस्ट्री में, और आपको आगे चलकर बीएससी में भी ये टॉपिक आपको देखने को मिलता है, क्योंकि बाद में बच्चे इसे बीएससी वाले बच्चे भी पढ़ते हैं तो कमेंट करते हैं। जैसे पिछले साल भी मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर क्या हम बीएससी में लिख सकते हैं कि नहीं। बराबर लिख सकते हैं, चाहे आप 11th क्लास के केमिस्ट्री में बात करें, चाहे 12th में फिजिक्स में बात करें, या आप बीएससी में यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो बराबर आप लिख सकते हैं। तो डी ब्रॉगली समीकरण, यानी डी ब्रॉगली ने अपना एक समीकरण प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले डी ब्रॉगली थे कौन, तो फ्रांस के भौतिक शास्त्री थे लुइस विक्टर डी ब्रॉगली या दे ब्रॉगली। कहीं कहीं दे ब्रॉगली मिल जाता है लिखा हुआ, कहीं कहीं डी ब्रॉगली मिल जाता है। तो सन 1924 में इन्होंने अपना परिकल्पना प्रस्तुत किया। कब? 1924 में। ये कहाँ के थे बच्चों? फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ठीक, इनका पूरा नाम क्या है? लुइस विक्टर दे ब्रॉगली। क्या? लुइस विक्टर दे ब्रॉगली। ठीक है, लुइस विक्टर दे ब्रॉगली। ये कहाँ के थे बच्चों? फ्रांस के थे। 1924 में इन्होंने अपना प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार पहले उन्होंने बताया कि भाई साहब, जो विश्व की ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं द्रव्य और विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में पाई जाती है, अर्थात विकिरण के रूप में पाई जाती है। किसने कहा कि भाई साहब, विश्व की जो भी ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा है, क्या बच्चों? ऊर्जा, वो ऊर्जा किसके रूप में पाई जाती है? विकिरण के रूप में। विकिरण के रूप में, अर्थात या तो द्रव्य के रूप में होगा या तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होगा, अर्थात विकिरण के रूप में होगा। ये किसने बताया? डी ब्रॉगली ने बताया बच्चों, या दे ब्रॉगली ने बताया, अपने परिकल्पना में बताया कि संपूर्ण विश्व की जो भी ऊर्जा है द्रव्य और विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में पाई जाती है, अर्थात विकिरण के रूप में विद्यमान होती है। फिर उन्होंने बताया कि प्रकृति में सममितता है, सब में समान अधिकार है, सब में वही परिभाषा लागू होगा कि यदि विकिरण की द्वैत प्रकृति है कण और तरंग के रूप में, सही है कि नहीं, तो भाई साहब गतिमान द्रव्य और कण की भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए, यानी कण में तरंग का गुण होना चाहिए। भाई पहले उन्होंने कहा अपने परिकल्पना में कि जो ऊर्जा है वह द्रव्य और विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में पाई जाती है, विकिरण के रूप में पाई जाती है, और साथ में बताया कि प्रकृति में सममितता है। भाई ऐसा नहीं है कि एक कण में तरंग का व्यवहार है तो दूसरे कण में नहीं होगा, प्रकृति में सममितता है, सब में सममितता पाई जाएगी। यदि विकिरण की द्वैत प्रकृति है तो गतिमान द्रव्य व कण की भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए, जिसके अनुसार उन्होंने अपना एक तरंग परिभाषा दिया कि प्रत्येक गतिमान कण के साथ तरंग संलग्न रहता है, यानी गतिमान कण है तो उसमें तरंग संलग्न है, वो तरंग के रूप में गति करेगा। गतिमान कण के साथ तरंग संलग्न इस तरंग को ही द्रव्य तरंग या दे ब्रॉगली तरंग कहते हैं। लिखना है? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका समीकरण तो आप 2 मिनट में प्रूव कर दोगे, कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटान की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है, सबको पता है। प्लांक ने अपने सिद्धांत में बताया था कि फोटान की ऊर्जा E बराबर h न्यू है। जो हमारा प्रकाश है उसमें छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में एक समूह पाया जाता है, जिन्हें हम क्वांटा या फोटान कहते हैं। उन बंडलों को, उन समूहों को हम फोटान या क्वांटा कहते हैं, जिसका फार्मूला E बराबर h न्यू के बराबर होता है, जहां h प्लांक नियतांक, न्यू विकिरण की आवृत्ति है। फिर आइंस्टीन ने भी बताया था कि फोटान को m द्रव्यमान के दिए कण मान लें तो इसकी एक ऊर्जा होती है द्रव्यमान के आधार पर। ये जो ऊर्जा है द्रव्यमान के आधार पर E बराबर होता है बच्चों m × c²। इसको आप समीकरण 2 दे दो। देखो, प्लांक ने बताया E बराबर h न्यू, E बराबर h न्यू, यानी जो प्रकाश है वो छोटे छोटे बंडल, छोटे छोटे पैकेट के रूप में पाए जाते हैं, जिन पैकेटों या बंडलों को हम फोटान कहते हैं या क्वांटा कहते हैं,
जिसकी ऊर्जा E बराबर एच न्यू के बराबर होता है। उसी प्रकार आइंस्टीन ने भी बताया कि यदि फोटॉन को m द्रव्यमान का कण मान लें तब उसकी जो ऊर्जा है बच्चों E बराबर m इंटू सी स्क्वायर हो जाता है, जहां C क्या है, प्रकाश का चाल है, जहां C प्रकाश का चाल है। कोई दिक्कत? समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 और 2 से दोनों E के बराबर है बच्चों, इसलिए हम कह सकते हैं कि E बराबर एच न्यू है और E बराबर m इंटू सी स्क्वायर है, तो दोनों के बराबर है, इसलिए एच न्यू बराबर m इंटू सी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। आगे यदि हम आपसे कहें कि न्यू बराबर होता है C अपान लैम्डा, C अपान लैम्डा, चूंकि न्यू बराबर C अपान लैम्डा, तो बच्चों C से C काट दो तो कितना बचेगा, H अपान लैम्डा बराबर MC। एक C से C कट गया, तो यहां से मैं लैम्डा बराबर आपसे कह दूं तो लैम्डा बराबर निकालो, ऊपर ले जाओ तो कितना बचेगा, यदि लैम्डा को इधर ले जाओ तो H अपान M इंटू सी, और इसको आप समीकरण 3 दे सकते हो, क्योंकि भाई ये तरंगदैर्ध्य का समीकरण है, जहां लैम्डा विकिरण की क्या हो सकती है बताओ, विकिरण की तरंगदैर्ध्य, जहां लैम्डा क्या बच्चों, विकिरण की तरंगदैर्ध्य है। अब आपको पता है कि द्रव्यमान गुणे वेग, किंतु m इंटू सी द्रव्यमान गुणे वेग संवेग होता है। क्या होता है, फोटॉन का संवेग, फोटॉन का संवेग होता है कि नहीं होता, फोटॉन का संवेग होता है, क्लियर है। तो समीकरण 3 से आप लिख सकते हो लैम्डा बराबर h अपान पी, ये भी आपका बच्चों एक तरंगदैर्ध्य का समीकरण है। किंतु यदि हम कह दें कि द्रव्यमान का कण भी वेग से गतिमान है, किंतु यदि हम द्रव्यमान का कण भी वेग से गतिमान है, तब जो हमारा वेग भी है c है बच्चों, उसके जगह हम भी लिख सकते हैं समीकरण 3 से। तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, h अपान m भी। यही हमारा डी ब्रॉगली समीकरण है। चाहे आप समीकरण 3 की बात करो, समीकरण 4 की बात करो और समीकरण 5 की बात करो, किसी को भी आप ले लो, ये सभी के सभी डे ब्रॉगली यानी डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के लिए व्यंजक है। बस इतना ही करना बच्चों, इतने में आपको बराबर अंक मिल जाएंगे। डी ब्रॉगली समीकरण कहता है तो एक पेज ही आपको लिखना है, और यदि एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैंने आपको समझा ही दिया कि भाई कहाँ के थे, किसने दिया, कब दिया, कैसे दिया, उनका तरंग नियम क्या है, कंप्लीट करा दिया। छोटा सा वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।